देखिए, ये जो जहर मैं बार बार आपके माध्यम से, आपके वाइड सर्विस के माध्यम से कहता रहा, जब आप भैंस मंगलसूत्र मुजरा को विमर्श बना देंगे, हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान करते रहेंगे कि ये भैंस खोल के उसको दे देगा, ये प्रॉपर्टी आपको, तो उसके नतीजे में देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग मिलते हैं। उनको लगता है कि नॉर्मल है। इतनी विद्वेषपूर्ण बातें, मतलब संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा कहां आ गई? सब तार तार है। 5,15,000 लोगों ने इनको वोट दिया है और तकरीबन मैं समझता हूं 6 लाख लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, जिसमें 470 के आधार पर अर्जुन राय जी को मिला हमारे दल से जो थे। यानी उसके सांसद कोई और हो जाएंगे क्या? ये कौन सी जुबान है? ये कौन सी सोच है? मुझे तो आश्चर्य है कि नीतीश जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। अगर इसी प्रकार हमारे देश की डेमोक्रेसी में देवेश चंद्र जी जैसे लोग बोलते रहे तो क्या आप कहां उम्मीद रखेंगे? ये लोकतंत्र का ऐसा क्षण है जिसमें हर व्यक्ति को, हर सांसद को अंतरावलोकन करना चाहिए। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि प्रियंका गांधी के करीब आने के पीछे उनको निपटाने की कोशिश है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए और ये भी तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी को अब भी हिंदू मतदाता पे भरोसा नहीं है। मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग अक्सर उनसे बात करते रहते हैं, प्रमोद जी से और प्रियंका जी के करीबी। ये सारे विशेषण जो है ना, कभी प्रियंका जी से भी पूछ लिया होता। खैर, बहरहाल उनकी टिप्पणी पर मैं क्या कहूं। ये कांग्रेस का अपना डिसीजन है कि वायनाड से प्रियंका जी लड़ेंगी। वो वायनाड से लड़ेंगी तब भी संसद में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगी, संगठन में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगी। और ये देवेश चंद्र ठाकुर जी जैसा ही बयान है कि इस पर भरोसा नहीं है। अरे कौन? हर व्यक्ति इस देश का हिस्सा है भाई। नागरिकों के बीच में पैमाना लेके बैठे हुए हैं आप लोग, क्या बना रहे हैं? इसमें जो लोग भी इस प्रश्नोत्तर में भी शामिल हैं कि उनसे सवाल किया जाए और ये वो बोलेंगे, साझा गुनहगार है। ठीक है, मुजफ्फरपुर सेंटर चला रही थी जिसमें महिलाओं को बहला फुसला कर ठगा जा रहा था। 9 जून को एफआईआर दर्ज की गई है और जो वादी है उसका बयान दर्ज किया गया है। आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुजफ्फरपुर में एक इससे पूर्व भी घटना हुई थी, बालिका गृह, और अब ये नई घटना। ये अपने आप में संदेश है बिहार की व्यवस्था के बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आए दिन आप देख लीजिए ये घटना जो अपने आप में शर्मसार करती है। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां मौत की खबरें ना आ रही हों। हाँ, हमारे मीडिया के साथी लोग जंगल राज नहीं ढूंढेंगे अभी, मुझे पता है उनकी मजबूरियां, लेकिन उनसे आग्रह करूंगा कि अगर आप ये सवाल नहीं करेंगे तो लोग ये सवाल लेके आपके दरवाजे पे खड़े होंगे। ठीक है, रेल मंत्रालय से खूबी अनुभव है। सिर्फ वंदे भारत ट्रेन के नाम पर ब्रांडिंग की जाती है। दुरंतो मैंने शुरू की थी, उसका आता पता नहीं है। और जो घटनाएं ना हो उसके लिए जो तकनीकें लगाई गई थी उस पर चर्चा नहीं है। मतलब रेल मंत्रालय का अलग से जो बजट था उसे रोक दिया गया। मंत्रालय के नाम पर सिर्फ ये दिखावे भर है। रेल मंत्रालय का कोई कामकाज नहीं हो रहा। कोई एक चीज इसमें बोली हो ममता जी ने जो गलत हो? क्या हो रहा है? मौत, हादसा, मौत, मुआवजा, फिर अगले हादसे का इंतजार। और रेल मंत्री और प्रधानमंत्री वंदे भारत का उद्घाटन करते हैं। अरे एक बार जाके देखो ना, कंचनजंगा, लिच्छवी, श्रमजीवी, श्रम शक्ति जैसी ट्रेनों का क्या हाल है? स्लीपर कोचेस कितने थे और कितने लगाए जा रहे हैं? स्लीपर कोचेस की क्या हालत? मतलब दुनिया में क्या दिखाना चाहते हैं? आपकी प्राथमिकताएं क्या है भाई? कवच को लेके यूं यूं दिखा रहे थे, कहां गया कवच? मतलब हादसा भी फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए। और कहीं तो अकाउंटेबिलिटी, इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ही नहीं है। किससे कहोगे? नीट में इतना बड़ा मचा हुआ है, शिक्षा मंत्री का कोई रोल नहीं है, वो क्लीन चिट दे रहे हैं। यहां दुर्घटनाएं हो रही हैं, बालासोर के बाद ये कंचनजंगा का, दार्जिलिंग में कोई नहीं जाएंगे, मुआवजे की घोषणा होगी, 100-150 तस्वीरें आएंगी, कहानी खत्म, फिर अगले हादसे का इंतजार। सर, चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम का कि सबसे पहले लेफ्ट पार्टी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया था और यह सिर्फ अब राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं रहा बल्कि नागरिक और जो सामाजिक संगठन है वो इस मुद्दे को अब जगह जगह उठा रहे हैं। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज हमें आप जानिए, पार्लियामेंट्री मतलब वोटिंग ट्रस्ट पे होता है। उस ट्रस्ट में अगर कोई कमी आई है तो मैं बार बार कहता हूं कि आर्टिकल 324 के तहत संविधान निर्माताओं ने
चुनाव आयोग को बैलेट पेपर या ईवीएम का कस्टोडियन नहीं माना था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कस्टोडियन माना था। तो उससे क्या संदेश मिलता है? अगर शक, सुबह शंका हो, आज तो जगनमोहन रेड्डी भी आ गए। और मैं दूर क्यों जाऊं, अगर किसी ने भी एक किताब लिखी है ईवीएम के खिलाफ तो बीजेपी के सांसद ने लिखी है। और प्रस्तावना किसने लिखी है? भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। मेरा सिर्फ कहना है कि इन शंकाओं को दरकिनार करिए। ये शंकाएं लोकतंत्र की जो एक बेसिक जो उसकी संरचना होती है उसमें लोगों का शक, उससे लोगों का शक पैदा करती है। तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, चुनाव भी होते रहेंगे और ईवीएम के सवाल भी होते सवाल ईवीएम, अब फिर मेरी बात को आपने समझा नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, ईवीएम को लेके अगर डाउट है तो वो खत्म होना चाहिए ना। कब? नहीं, जैसे आपको उदाहरण दूं, अभी मुंबई वाली घटना, इलेक्शन कमीशन का जवाब कन्विंसिंग नहीं है। कन्विंस करिए, आप कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे? आप बड़ी बड़ी बात करते हैं और ये हमें नहीं भूलना चाहिए। क्यों दुनिया के सारे विकसित देश ईवीएम नहीं अडॉप्ट कर रहे, बैलेट पेपर पर जा रहा? मतलब कुछ तो होगा, इसको स्वीकार करने में क्या हर्ज है? और बैलेट पेपर पर जाने में क्या हर्ज है? अब तो वक्त भी नहीं लगेगा गिनने में।